21 अप्रैल बृहस्पतिवार दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुम शर्मा। प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री करेंगे लाल किला से संबोधित, लेकिन संबोधन के लिए लाल किला का चुनाव क्यों? ये कहना कि हम जो ऑपरेसर है हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बात यदि आप 2 दिन की भारत यात्रा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले दिन पहुंचे गुजरात, समझौतों का ऐलान। 1 बिलियन पाउंड के इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस को लेकर जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट्स कर पाती हैं उनको लेकर निवेश किया जाए। रूस की सरकारी मीडिया का दावा, यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस का कब्जा। बताएंगे नेपाल की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस ने दावा किया है कि बडगाम जिले के गुरुवार को हुई मुठभेड़ में चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया है। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बारामूला एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया। वो बडगाम जिले में हाल ही में एक एसपीओ और उसके भाई, एक सैनिक की हत्या सहित नागरिकों और सुरक्षा बलों के जवानों की कई हत्याओं में शामिल था। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाए जाने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी अवैध निर्माण गिराए जाने की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो फिर कानून का शासन खत्म हो जाएगा। वहीं इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अतिक्रमण गंभीर मसला है, लेकिन समस्या ये है कि मुसलमानों को अवैध निर्माण से जोड़ा जा रहा है। बुधवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए कई इमारतों को गिराया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। नीति आयोग ने गुरुवार को बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत पहले फेज में ऐसे महानगरों में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिनकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, उसमें यह काम दूसरे फेज में होगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी स्थान पर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति और संस्था को बताए गए तकनीक और सुरक्षा के मानकों का पालन करना होगा। बजट 2022 में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी। बैटरी स्वैपिंग का मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से बदलना है, ताकि बिना रुकावट के गाड़ी को चलाया जा सके। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की सदस्य इल्हान उमर ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का दौरा किया है। भारत ने इल्हान उमर के इस कदम की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे भारत की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि इल्हान ने जम्मू कश्मीर के एक ऐसे हिस्से का दौरा किया है जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अगर कोई राजनेता अपनी संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करना चाहता है तो ये उनका काम हो सकता है, लेकिन हमारी ये क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है। ईरान में जासूसी से जुड़े आरोपों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान के सरकारी चैनल के मुताबिक ईरान की तरफ से कहा गया है कि इन पर गोपनीय सूचनाओं और दस्तावेजों को लीक करने का आरोप है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से सटे सिस्तान बलूचिस्तान ईरान का एक गरीबी से जूझ रहा इलाका है। यहाँ से सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों के बीच झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं। रूस ने नई परमाणु संपन्न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने मिसाइल टेस्ट के बाद कहा है कि इससे रूस के दुश्मन कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस मिसाइल को उत्तर पश्चिमी रूस के एक इलाके से दागा गया और ये करीब 6000 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर गिरी। रूस इस मिसाइल को लंबे समय से बना रहा था। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है और रूस यूक्रेन पर हमला करने के बावजूद अब तक उसके किसी बड़े शहर पर कब्जा नहीं कर सका है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन दिन भर में फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। और अब आज का कार्यक्रम दिन भर। पहली बार प्रकाश पर्व पर दिल्ली का लाल किला जगमगा रहा है। गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे। 20 और 21 अप्रैल को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर लाल किले से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद होंगे। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला से देश को संबोधित करेंगे, यानी अब से कुछ देर बाद। इससे पहले अमित शाह एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने क्या कहा, पहले जरा वो सुन लेते हैं। देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, बता रहे थे गुरु तेग बहादुर के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री आमतौर पर 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और देश को लाल किला से संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार ये कार्यक्रम एक बार फिर से इस प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किला से किया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इस बार वो संबोधित करेंगे। मंत्रालय के अधिकारियों ने, यानी संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि लाल किले को चुनने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि ये वो स्थान है जहां से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया था। दूसरा ये कि लाल किले की प्राचीर वो प्राचीर है जहां से पीएम स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं, इसलिए ये एक आदर्श स्थान है जहां से अंतर धार्मिक शांति का संदेश दिया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि लाल किले से संबोधन क्या संदेश वहां से जाएगा? किसी एक पर्व पर क्या इस तरह से संबोधन करना उचित है? आज के दिन का पूरा संदर्भ समझने के लिए मैंने बात की पंजाब यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और इतिहासकार राजीव लोचन से। इसका जो संदर्भ है ना, वो कुछ इस तरह का है कि जो सिख थे, बघेल सिंह थे, एक सिख जनरल, 1783 11 मार्च को उन्होंने लाल किला के ऊपर कब्जा कर लिया था और जो मुगल फौजें थी उनको हराया, लाल किले पे कब्जा किया, पूरे अंदर तक गए और इस शर्त पर वापस आई कि मुगल उनको 3 लाख रुपए देंगे और दिल्ली में 9 गुरुद्वारे बनाने की छूट मिलेगी। दिल्ली में जो 9 गुरुद्वारे बनाने की छूट थी, उस सिलसिले में ये जो मेजर गुरुद्वारे दिल्ली के हैं ये बने, जिसमें रकाबगंज, शीशगंज ये सब शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये कि सिखों के इतिहास में मुगलों को हराकर अपना दबदबा दिल्ली के ऊपर बना लेना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरी का हिस्सा है। कि जो मेमोरी में जो हिस्सा आता है वो ये आता है कि मुगल जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के खिलाफ हमने इस राज्य को हराया। वैसे तो मराठों ने भी हराया था एक बार मुगलों को और दिल्ली पे कब्जा भी किया, शासन भी किया, पर मराठों ने उसका इस तरह से कोई सिंबलिज्म नहीं किया। तो सिखों का सिंबलिज्म बहुत ही पावरफुल है, ये एक चीज याद रखने की है। दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि ये कहना कि हम जो ऑपरेसर है हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बात यदि आप लाल किले से कहते हैं तो आपका तो कब्जा लाल किले पे हो गया था। तो जो दूसरा पॉइंट आप उठा रहे थे कि लाल किले से ही क्यों, तो लाल किले से करने का मतलब तो वही है जो बघेल सिंह ने किया था 1783 में। ये अब हमारा किला है, हम इसके ऊपर कब्जा करते हैं और जो ऑपरेसिव रूल है हमारे ऊपर वो अब नहीं है। क्या एक देश के मुखिया, एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके के संबोधन किसी एक विशेष पर्व पर वहां से देना, क्या ये उचित है? जो हमारे पर्व हैं इनको तो हमारी सरकारें बहुत पुराने समय से मनाती जा रही हैं। जब मैं बच्चा था तो गुरु नानक का हमने जयंती मनाया था, अभी हमने खालसा का सेरेमनी पूरा किया कुछ साल पहले, गुरु नानक का 500वां वर्षगांठ हमने 2-3 साल पहले मनाया था
और वो तो बड़ा स्टेट अथॉरिटी के साथ मनाया गया था उस वक्त भी। जो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की खालसा का फॉर्मेशन और गुरु गोविंद सिंह का रोल उसमें, वो तो इंदिरा गांधी के समय में मनाया गया था, वे बैक आई थिंक 65-66 में। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है खुद। तो ये तो हमारे यहाँ का एक नॉर्मल हिस्सा है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी और पब्लिक लाइफ का, कि इसमें रिलीजन का इतना पुट बना रहता है। लेकिन लाल किले का तो राजीव जी एक अपना महत्व है ना, कि वहां से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और सुना जाना चाहिए। तो क्या आज के माहौल को देखते हुए भी ये सब हुआ है? क्योंकि वही तो मैंने पहले कहा ना कि जो विक्टोरियसनेस का, कि हम जीते हुए लोग हैं, हम हारे हुए लोग नहीं हैं, ये तो उसका एक बहुत बड़ा द्योतक है। प्रधानमंत्री वहां से अनाउंसमेंट कोई करेंगे, कोई लेक्चर देंगे, भाषण देंगे, ये तो जब वो बोलेंगे तब सुनने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है कि वो क्या बोल रहे हैं। जहां तक मेरी समझ है, प्रधानमंत्री तो यही बोलेंगे कि हम सब एक हैं, हम सबको इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। तो इससे ज्यादा और कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। एक अंतिम सवाल मेरा ये कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक संबोधन में कहा कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी गुरु तेग बहादुर खड़े हुए थे। अरे वो तो बहुत एक इम्पोर्टेंट है इतिहास का। ये जो पूरी गुरु तेग बहादुर की मार्टिरडम की कहानी है, ये शुरू ही वहां से होती है कि पंडित कृपाराम की लीडरशिप में कई 100 कश्मीरी पंडित आते हैं कि जी हमें बहुत ऑप्रेस किया जा रहा है। और जो किंवदंती है वो ये है कि जी रोज करीब 1.25 मन जनेऊ इकट्ठे किए जाते हैं। कहने का मतलब कि इतने सारे ब्राह्मणों को कन्वर्ट किया जाता है कि जो उनके जनेऊ इकट्ठे होते हैं उनका टोटल वजन 1.25 मन होता है। तो ये आनंदपुर साहब में कहते हैं कि जी हमें इनसे बचाओ। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि जी आज तो परिस्थिति इतनी खराब है कि केवल कोई बहुत ही यदि होली व्यक्ति, सेंटली व्यक्ति इसमें अपनी सेक्रीफाइस दे दे तभी कुछ हो सकता है। तो गुरु का बेटा जो सुन रहा था वो सामने आता, कहता है पर बापू सबसे ज्यादा होली तो तुम हो। तो फिर गुरु तेग बहादुर कहते हैं अच्छा फिर औरंगजेब को मैसेज भेजो कि यदि वो मुझे कन्वर्ट कर सकता है तो हम सब इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर औरंगजेब के पास ये पकड़ के लाए जाते हैं। औरंगजेब कहता है कि या तो कोई मिरेकल दिखाओ या कन्वर्ट हो जाओ, ये वो नहीं कर पाते। तो इनके साथ जो 3 साथी हैं उनको भी मार डाला जाता है। मतीदास को आधा काट दिया जाता है आरी से, दयाल दास को उबलते तेल में खौलाया जाता है, सतीदास को रुई में लपेट के आग लगाई जाती है, और तेग बहादुर को एक पिंजड़े में खड़ा करके ये सब दिखाया जाता है। और जब ये सारे तीनों लड़के मर जाते हैं तो तेग बहादुर का शीश उड़ा दिया जाता है। तो ये जो मेमोरी थी ये बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में इसका जिक्र नहीं है, तो इतिहासकार इसके बारे में 2 मत रखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, पर ये मेमोरी तो है ना। और उसके बाद से गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर बोला जाने लगा, वो व्यक्ति जिसने हिंद को बचाया। तो ये मोस्टली ये मेमोरीज का खेल है। ये थे इतिहासकार राजीव लोचन, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं और गुरु तेग बहादुर के बारे में बता रहे थे। आपको बता दूं कि गुरु तेग बहादुर साहिब का पहला नाम त्यागमल था। सिख धार्मिक अध्ययन के सूत्रों में उनका उल्लेख संसार की चादर के रूप में किया गया है, जबकि भारतीय परंपरा में उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। और आज 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी है। सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल सेवा के अधिकारियों से नेशन फर्स्ट इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करने की अपील की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने हर फैसले में ये देखना जरूरी है कि देश की एकता और अखंडता में कोई रुकावट पैदा ना हो। उन्होंने गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। हम चुनौतियों को भांपना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी ने दुनिया बदली है तो मुझे उस गवर्नेंस में उसके साथ आने वाली चुनौतियों का मुझे पता होना चाहिए। मैं अपने आप को उसके लिए सज्ज करूं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि गवर्नेंस रिफॉर्म ये हमारा नित्य क्रम होना चाहिए, लगातार कोशिश होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि जब भी हम रिटायर्ड हो जाएं तो मन में से एक आवाज निकलनी चाहिए कि मेरे कालखंड में मैंने गवर्नेंस में इतने रिफॉर्म किए और वो व्यवस्थाएं विकसित की जो शायद आने वाले 25-30 साल तक देश को काम आने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 लक्ष्य साफ होने चाहिए। पहला कि देश में सामान्य से सामान्य मानव का जीवन में बदलाव आए। दूसरा ये कि भारत में कुछ भी करें उसका वैश्विक संदर्भ में समझना उसको ज़रूरत है, क्योंकि आज की मांग वही है। और तीसरा लक्ष्य, व्यवस्था में आप कहीं भी हों लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखें। इसके अलावा उन्होंने व्यावहारिक बदलाव में जोर दिया और कहा कि जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आप दुनिया को नहीं बदल सकते।
बीते 8 साल के दौरान देश में अनेक बड़े काम, इनमें से अनेक अभियान ऐसे हैं जिनमें मूल में बिहेवियरल चेंज है। ये कठिन काम होता है और राजनेता तो कभी इसमें हाथ लगाने की हिम्मत ही नहीं करता है। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो शासन व्यवस्था में बैठे लोग अलग नहीं है इससे, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, वो भी उसी का हिस्सा है। क्या हम ये जो बदलाव की बात करते हैं, मैं देखता हूं कभी अफसर मुझे शादी का कार्ड देने आते हैं तो मेरा तो स्वभाव है मैं छोड़ नहीं पाता हूं, और मैंने देखा मेरे पास आते हैं तो बड़ा महंगा कार्ड नहीं लेके आते हैं, बहुत ही सस्ता कार्ड लाते हैं, लेकिन उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, ट्रांसपेरेंट। तो मैं सहज पूछता हूं तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक अभी भी उपयोग करते हैं आप? तो बेचारे शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरा कहना यह है जो हम देश के पास अपेक्षा करते हैं कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक न करे, क्या मेरे दफ्तर में मैं जहां हूं मैं काम करता हूं, क्या मैं मेरे जीवन में बदलाव ला रहा हूं, मेरी व्यवस्था में बदलाव ला रहा हूं? मैं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को इसलिए हाथ लगाता हूं कि हम बड़ी चीजों में इतने खोए हुए हैं कि छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं, और जब छोटी चीजों से दूर चले जाते हैं तब छोटे लोगों से भी दीवारें बन जाती हैं। दोस्तों, मुझे इन दीवारों को तोड़ना है। और फेसबुक पर लगातार टिप्पणियां आ रही हैं। रघुवर कुमार स्वामी भारत के मुगलों से आज़ादी में गुरु तेग बहादुर के योगदान को याद कर रहे हैं। वहीं मदन लाल जी हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि टिप्पणियों का वाचन कभी कभी नहीं किया जाता, कंजूसी आप लोग करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, खबरें देना ज़रूरी होता है, तब हम टिप्पणियों का वाचन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी, लेकिन ये नाराज़गी की बात नहीं है। कभी कभी खबरें देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, जो गुरुवार को 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज सबसे पहले वो अहमदाबाद पहुंचे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन के दौरे के बाद अब भारत आए हैं। वो 21 अप्रैल से लेकर अगले 2 दिनों तक यहीं रहेंगे, जिसमें सबसे पहले वो आज गुजरात गए। आज गुजरात जब वो पहुंचे तो क्या क्या हुआ, कैसा रहा माहौल, ये जानने के लिए मैंने बात की BBC संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा से। जी, बोरिस जॉनसन करीब 8 बजे अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर उतरे और अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर पूरे रास्ते पर एक रेलिंग बांधी गई थी और लोग जो थे वो बड़ी मात्रा में बाहर निकले थे बोरिस जॉनसन को वेलकम करने के लिए। अलग अलग छोटे मोटे स्टेजेस भी बनाए गए थे जहां पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस हुए थे। इस तरह से उन्हें वेलकम किया गया और सबसे पहले तो वो एयरपोर्ट से निकलकर एक होटल में गए थे, वहां पर थोड़ा उन्होंने समय बिताया और बाद में गांधी आश्रम की तरफ आए और गांधी आश्रम में करीब उन्होंने 30-40 मिनट तक टाइम स्पेंड किया। गांधी आश्रम में जब उन्होंने मुलाकात की तो उसके बाद कुछ स्टाफर से हमारी बात हुई तो जानने को मिला कि बोरिस जॉनसन ने जो है वो पूरे आश्रम की मुलाकात ली, हर कमरे की मुलाकात ली और ये जानने की कोशिश की महात्मा गांधी ने किस तरह से इंडिपेंडेंट की जो मूवमेंट थी उसको किस तरह से लीड किया था। खासतौर पर वो जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का जो उनका मूवमेंट था, उन सारी चीजों को जानने की कोशिश की। और एक किताब जो महात्मा गांधी ने लिखी थी, जो लंदन में किस तरह से रहा जाए और अगर आप वेजिटेरियन हो तो लंदन में किस तरह से रहा जाए, वो जो स्ट्रीट्स के नाम थे उसके साथ वो जो किताब थी, वो किताब उन्होंने देखी और महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में भी बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश उन्होंने की। जो स्पिनिंग मिल थी, जो चरखा था, वो चरखा भी उन्होंने उस पर भी अपना हाथ आजमाया और बाद में वो हालोल की तरफ गए जहां पर एक ब्रिटिश कंपनी है जो बुलडोजर बनाती है, JCB के बुलडोजर बनाने वाली कंपनी की मुलाकात ली। कुछ बिजनेसमैन से भी उन्होंने मुलाकात की, गुजरात के और इंडिया के जो लीडिंग बिजनेसमैन है गौतम अदानी, उनसे उनकी मुलाकात हुई। कुछ और भी बिजनेसमैन उनके साथ थे। एक बिजनेसमैन की पूरी एक डेलीगेशन था, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि ये जो पूरी उनकी मीटिंग है उसमें इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, खास तौर से ट्रेड को लेकर, उसको वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और करीब 1 बिलियन पाउंड का टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों देशों की जो कंपनियां हैं वो करेंगी। और 1 बिलियन पाउंड के इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर जो टेक्नोलॉजी, हेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस को लेकर जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट्स कर पाती हैं, उनको लेकर निवेश किया जाएगा। और एक ये भी बात कही गई कि करीब 10,000 से ज्यादा जॉब्स जो हैं वो यूके में जनरेट होगी बोरिस जॉनसन की इस विजिट के बाद। ये बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट की बात बोरिस जॉनसन ने कही है भारत और ब्रिटेन के बीच में, जो ब्रिटेन की तरफ से इन्वेस्टमेंट होना है, तो उसमें ज्यादातर हिस्सा क्या गुजरात में ही इन्वेस्ट होगा या पूरे भारत के इन्वेस्टमेंट की बात है वो?
जी देखिए, अभी इस वक्त तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अलग अलग भारत के कई हिस्सों की दूसरी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्ट करेगी, लेकिन उसमें ऐसा ये जरूरी नहीं है कि सारा ज्यादातर हिस्सा जो है वो गुजरात का होगा। लेकिन जो उनकी मीटिंग हुई थी उससे ये कहा जा सकता है, क्योंकि गौतम अदानी की जो अदानी कंपनी है वो काफी बड़ी कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में उनका नाम आता है, तो हो सकता है कि वो कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करे, जो कि उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी, तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी कोई आता है, तो अगर गुजरात जाता है तो इसके क्या मायने हैं? क्या ये दूसरे राज्यों के लिए एक तरीके से सोचने वाली स्थिति है? इस पर बीबीसी संवाददाता रॉक्सी ने बात की जेएनयू में प्रोफेसर रहे घनश्याम साहा से। एक राजनीतिक मायने ऐसा है कि मैं लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो हमारे वहाँ सब इंटरनेशनल डिग्निटरीज आ गए हैं और दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं, तो गुजरात अपने आप को इंडिया समझने लगे। मैं एज ए गुजराती आई विल बी हैप्पी विद दैट। दूसरा है कि अभी कुछ महीनों के बाद इलेक्शन होने वाला है, तो उसका भी लाभ इम्प्रेस करने के गुजरात के लोगों को बीजेपी को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर को मिलेगा। और साथ साथ मेरी एक चिंता है, मेरा कंसर्न है कि जब प्राइम मिनिस्टर जरूरत से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देता है तो एक इम्प्रेशन बात ऐसी होती है कि प्राइम मिनिस्टर पार्शियल टू वन स्टेट एंड पार्शियल टू वन स्टेट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ jealousy and some kind of sense of superiority, superior than others. एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए नुकसानकारक है, क्योंकि मोर देन 25 स्टेट्स है। आप इतनी इम्पोर्टेंस दोगे तो स्वाभाविक आपको बोलेगा नहीं, तो स्वाभाविक है दूसरे लोगों को भी लगेगा कि गुजरात इज गिवन अ प्रायोरिटी एंड दैट इज मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक होता है। सर, इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान देश को होगा और आगे जाके गुजरात को भी होगा। मैं कई बार पहले कहता था कि जिस तरह से उन्होंने यूपी में और पहले वेस्ट बंगाल में कैंपेन किया गुजरात मॉडल का, मैं एक दोस्तों को कहता था कि मैं कल बंगाल में जाऊं या यूपी में जाऊं तो लोग मुझे मारेंगे, ये गुजराती हैं। क्योंकि जब आप सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स खड़े करते हो तब आप एनिमीज भी बड़े करते हो। ये तो आउट ऑफ डिसेंसी है, कोई भी डिसेंट आदमी ऐसा नहीं करेगा। सरदार ने कभी नहीं किया और गांधी ने कभी नहीं किया और इवन मोरारजी भाई ने कभी नहीं किया। तो आप ज्यादा और जरूरत से ज्यादा बिन जरूरी, कोई जरूरी नहीं कि गुजरात में आने चाहिए। आप मान लो कि एक साल गुजरात में आए, दूसरे साल महाराष्ट्र में गए, तीसरे साल कोई तमिलनाडु में गए और बंगाल में गए तो ठीक है, बट एक ही जगह पे बार बार आने से और लाने से उनको लगेगा, प्राइम मिनिस्टर को लगेगा वो गुजरात की सेवा कर रहा है, लेकिन ये देश के लिए नुकसानकारक। तो कुछ राज्यों के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, उनको लग सकता है कि पार्शलिटी हो रही है, लेकिन गुजरात के लिए अच्छा भी हो सकता है और देश के लिए भी, ये बता रहे थे एक्सपर्ट घनश्याम साहा। और अब बात रूस यूक्रेन युद्ध की। आज 57वां दिन है और ये जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए हर दिन अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। वहीं इस बीच दावा किया गया था कल कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस अगले 24 घंटे में कब्जा कर लेगा। आज रूस की मीडिया ने इसका दावा किया कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। पूरी रिपोर्ट सुनिए फैजल मोहम्मद अली से। रूस की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन के मारियोपोल में अब मॉस्को की सेना का कब्जा हो गया है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि वो मारियोपोल के अज़ोवस्ताल प्लांट पर अब बम न बरसाए। पुतिन ने कहा है कि वो इसकी बजाय स्टील प्लांट को सुरक्षित तरीके से ब्लॉक करना चाहते हैं। पुतिन ने सेना से कहा है कि इस इंडस्ट्रियल इलाके को ऐसे ब्लॉक किया जाए कि एक मक्खी भी अंदर न जा सके। अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही। предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. औद्योगिक क्षेत्र पर बमबारी इस समय सही नहीं है। मैं इसे रोकने का आदेश देता हूं। ये एक ऐसा मामला है जहां हमें सोचना चाहिए, हमारे सैनिकों और अधिकारियों के जीवन और स्वास्थ्य को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अब इन औद्योगिक सुविधाओं वाले इस इलाके में भागदौड़ करने और भूमिगत रास्तों से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस औद्योगिक क्षेत्र को बंद कर दें ताकि एक मक्खी भी अंदर ना जा सके।
квалифицированной медицинской помощи. ये स्टील प्लांट ऐसी जगह है जहां यूक्रेनी लड़ाके मौजूद हैं और कथित तौर पर करीब 1000 यूक्रेनी नागरिक भी बेहद खराब स्थिति में रह रहे हैं। रक्षा मंत्री शोइगु ने पुतिन को बताया था कि 2000 से अधिक यूक्रेनी लड़ाके अभी भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्लांट के अलावा पूरे मारियोपोल शहर उनके कब्जे में है। पुतिन ने रक्षा मंत्री को मारियोपोल में अपने अभियान की सफलता पर बधाई देते हुए कहा, Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. मारियोपोल को स्वतंत्र करने के लिए युद्ध कार्य पूरा करना एक सफलता है। बधाई। सैनिकों को अपना धन्यवाद भेजिए। कृपया हमारे इन सैनिकों को राज्य पुरस्कार देने के लिए प्रस्ताव भी पेश करें। मैं चाहता हूं कि वे सभी जानें कि हमारे लिए वो सभी हीरो हैं। पूरे रूस के लिए वो सभी नायक हैं। Но я хочу, чтобы они все знали. लगभग 2 महीनों तक चले मारियोपोल पर रूसी हमले में हजारों लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि शेष यूक्रेनी लड़ाकों के साथ लगभग 1000 नागरिक अज़ोवस्टल स्टील वर्क्स में शरण लिए हुए हैं। ब्रिटेन में युद्ध के राजदूत वदिम प्रिस्ताइको ने बीबीसी को बताया कि रूस ने ईस्टर के लिए बातचीत और युद्ध विराम के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। Two major negotiators open for the option to come to Mariupol right now, right in the middle of a fight. इस समय मारियोपोल के लिए बातचीत के 2 विकल्प खुले हैं। पहला, युद्ध के ठीक बीच मारियोपोल में किसी भी इमारत में हम बैठें और चर्चा करें कि कैसे नागरिकों और सेना को वहां से निकाला जाए। और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बात माने, जिसमें ईस्टर पर कम से कम 4 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था। इन दोनों विकल्पों को रूसियों ने अस्वीकार कर दिया है। इस बीच स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करेंगे। बातचीत में यूक्रेन को किस तरह से सहायता दी जाए, इस पर वार्ता होगी। यूक्रेन ने कहा है कि रूस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र पर लगातार हमले कर रहा है। रिपोर्ट सुना रहे थे फैसल मोहम्मद अली। और अब बात नेपाल की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत बड़ा योगदान होता है। पारंपरिक तौर पर माना यह जाता है कि किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 7 महीने के आयात के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। नेपाल ने विदेशों से आने वाले गैर ज़रूरी सामानों पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सवाल है कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे और भारत और चीन पर उसकी कितनी निर्भरता है। रिपोर्ट सुनिए सुशीला सिंह से। जब नेपाल की अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की बात करते हैं तो नेपाल के लिए 2 ट्रेड पार्टनर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला भारत और दूसरा चीन। इसकी वजह है कि नेपाल करीब 62% विदेशी व्यापार भारत से करता है और करीब 14% चीन से। नेपाल विदेशों से कुल जितने रुपए का सामान खरीदता है उसमें करीब 70% भारत से आता है। नेपाल ने साल 2019-20 में करीब $620 करोड़ का सामान भारत से खरीदा था। नेपाल भारत से सबसे ज़्यादा वाहन और स्पेयर पार्ट्स, सब्जियां, चावल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, दवाएं, हॉट स्टील, इलेक्ट्रिक सामान और कोयला खरीदता है। निर्यात की बात करें तो साल 2019-20 में भारत ने नेपाल से करीब $57 करोड़ की खरीदारी की। इसमें मुख्य रूप से इलायची, जूस, जूट, आयुर्वेदिक दवाएं, ऑयल केक, पाम ऑयल और टेक्सटाइल से जुड़ा सामान था। भारत के अलावा अगर कोई देश है जिससे नेपाल सबसे अधिक व्यापार करता है तो वो है चीन। 2019-20 में नेपाल ने चीन से करीब $149 करोड़ का सामान खरीदा और करीब $1 करोड़ का सामान बेचा। नेपाल चीन से सबसे ज्यादा दूरसंचार उपकरण और पुर्जे, वीडियो टेलीविजन, केमिकल फर्टिलाइजर, बिजली का सामान, मशीनरी, कच्चा सिल्क, रेडीमेड गारमेंट्स और जूते खरीदता है। वहीं हस्तशिल्प सामान, वुलन कारपेट, गेहूं का आटा और रेडीमेड गारमेंट जैसा सामान चीन को बेचता है। भारत और चीन दोनों देशों के साथ नेपाल का व्यापार घाटा बहुत अधिक है और कोई देश जितना अधिक अपना सामान विदेशों में बेचता है उसका विदेशी मुद्रा भंडार उतना ही अधिक बढ़ता है। लेकिन नेपाल का विदेशी व्यापार घाटा इतना अधिक क्यों है? नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हरिवंश झा कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद नेपाल के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर काफ़ी असर पड़ा है। खासकर चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते तेज़ी से बदले हैं। चीन का सामान नेपाल से तो तेज़ी से बिक रहा है, लेकिन नेपाल अपना सामान चीन में उतनी तेज़ी से नहीं बेच पा रहा है। कोरोना महामारी के समय से नेपाल की सीमाओं पर बंदिशें लगी हुई हैं। कोरोना से पहले एक दिन में सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पार करते थे, लेकिन महामारी के बाद एक
एक दिन में केवल 5 से 10 ट्रक ही रोजाना क्रॉस कर पा रहे हैं, जिसके चलते नेपाल भारत और चीन से व्यापार नहीं कर पा रहा है। वहीं पर्यटन नेपाल की आय का एक बड़ा स्रोत है, जो कोविड के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सालाना लाखों पर्यटक नेपाल जाते हैं। इसमें भारत और चीन दोनों देशों के पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल हैं। काठमांडू पोस्ट की एक खबर के मुताबिक कोरोना की वजह से टूरिज्म कमाई में नेपाल में 90% की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा रखने में रेमिटेंस का बड़ा हाथ है। नेपाल की जीडीपी का 1/4 हिस्सा रेमिटेंस से ही आता है। नेपाल के करीब 30 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। कोविड के समय काफी नौकरियां गई हैं, जिसके कारण रेमिटेंस में करीब 50% की गिरावट आई है। अंतिम बात है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई। नेपाल में एफडीआई निवेश में चीन 2015 से लगातार नंबर 1 है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक नेपाल में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 90% अकेले चीन से आता है। लेकिन कोरोना महामारी और नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच उसमें काफी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही नेपाल में चीन की दिलचस्पी कम होने के पीछे की एक वजह अमेरिका भी है। अमेरिका और नेपाल के बीच $50 करोड़ का एक समझौता 2017 में हुआ था। अमेरिका के नेपाल में इस बढ़ते कदम ने भी चीन और नेपाल की केमिस्ट्री को कुछ हद तक प्रभावित किया है। तो ये था आज का दिन भर। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।